हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टुडेज अमेजिंग सेशन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का एक नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जाना था कि क्या होती है बॉन्डिंग, किन्हें कहेंगे हम बॉन्डिंग, ओके, और क्या ऑक्टेट रूल क्या होता है, ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शंस दैट इज हाइपोवैलेंट, हाइपरवैलेंट और स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जाने थे हम लोग, और इलेक्ट्रॉन रूल के बारे में हम लोग जाने थे। ये सारे के सारे एक्सेप्शंस हैं ऑक्टेट रूल के। एंड इसके बाद हम लोग आयनिक बॉन्ड के ऊपर स्विच आउट कर गए थे और फिर हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में हल्का डिस्कशन लिए थे। ठीक है, आज की सेशन में हम लोग उसके आगे के फर्दर की बात करेंगे, डेट इज़ लेविस ऑक्टेट रूल के बारे में बात करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग में कोवलेंट बॉन्ड की बात करेंगे, एक्साइटेशन थियरी की बात करेंगे। ओके, तो इन सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या होता है ये। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग चैप्टर। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोगों को निकल के आता है लेविस डॉट स्ट्रक्चर। लेविस ने ऑक्टेट रूल बनाया सोच करके कि हर एलिमेंट अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, और वो कुछ हद तक सही थे। उसके रेफरेंस पर उन्होंने एक डॉट स्ट्रक्चर बनाई जिसके थ्रू हम ये जान सकते हैं कि दरअसल किस तरीके से बॉन्डिंग हो रही है, कौन कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे हैं, क्या हो रहा है दरअसल बॉन्डिंग में। ओके, तो ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर हमें यही समझाने की कोशिश करता है। देखिए दरअसल क्या होती है, अगर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज कीजिए कि अगर हमने अमोनिया का एक एग्जाम्पल ले लिया, दैट इज NH3। ओके, अगर हम लोगों ने अमोनिया का एग्जाम्पल ले लिया तो सबसे पहली बात है कि इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है, सबसे पहली बात समझना। तो उसके बारे में अभी डिस्कशन करेंगे। अभी फिलहाल लेविस डॉट स्ट्रक्चर कहना क्या चाहता है ये समझ लेते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मेरे पास नाइट्रोजन जो कि इसका सेंट्रल एटम होता है, और पेरीफेरी एटम होते हैं हमारे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको बोलते हैं नाइट्रोजन इज माई सेंट्रल एटम, central atom, and hydrogen is my peripheral atom. ओके, पेरीफेरल एटम। तो इन दोनों की, इन तीनों के बीच में क्या क्या बॉन्डिंग हो रही है। देखिए दरअसल क्या होता है कि हाइड्रोजन अपना एक बॉन्ड शेयर किया, नाइट्रोजन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया नाइट्रोजन के साथ, और नाइट्रोजन ने, देखिए दरअसल इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना, बॉन्डिंग हुई है, अट्रैक्शन हुई है। ठीक है, और हमें पता होता है कि नाइट्रोजन के पास अपना एक लोन पेयर है ही भाई। इसके वैलेंस शेल में कुल मिलाकर के 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो 5 इलेक्ट्रॉन कौन कौन से हो गए, देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन, ओके, और ये एक और ये एक, कुल मिला के 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन दिख गया। अच्छा, मैंने क्या बोला था, इस सारे के सारे एलिमेंट ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। हाइड्रोजन एक्सेप्शन माना जाता है जो कि डुप्लेट कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया है, 2 इलेक्ट्रॉन बना लिया है। ठीक है, सारे के सारे हाइड्रोजनों का यही कहना है कि ना जी मैंने तो अपना डुप्लेट बना लिया। ओके, अब नाइट्रोजन क्या कह रहा है कि नाइट्रोजन भी कह रहा है कि नहीं मैंने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है। कैसे कंप्लीट कर लिया है, तो मैंने यहाँ से जो शेयरिंग की थी वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को इसने अपने साथ बोला, क्योंकि शेयरिंग में यही होता है कि कुछ हम दे रहे हैं कुछ तुम भी दो, दोनों एक एक कहेंगे। जैसे रूम पार्टनर की मैंने एग्जांपल दिया था। तो देखिए यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 2 4 2 2 4 और 2 6 और ये 2 8, कुल मिलाकर के इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, है ना। तो यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर हमें यही बताने की कोशिश करता है कि दरअसल कैसे बॉन्डिंग चल रही है, क्या क्या इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं, वो बात अलग है। लेविस ऑक्टेट रूल कहीं ना कहीं गलत हो गया था, कहीं उसके एक्सेप्शंस निकल गए थे, लेकिन काफ़ी हद तक उसने चीज़ों को समझाने की कोशिश कर दी थी। ओके, लेविस डॉट स्ट्रक्चर लिखते समय हमें कुछ मेन बातों का ध्यान रखना है। जैसे हमें सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि भाई हम सेंट्रल एटम निकालेंगे कैसे।
ओके अब अगर सेंट्रल एटम पता होगा तभी तो हम समझ पाएंगे कि कौन किसको किससे बॉन्ड ले रहा है, किसको बॉन्ड दे रहा है ना, किससे इलेक्ट्रॉन की क्या डीलिंग चल रही है। ठीक है, तो देखिए सेंट्रल एटम निकालने के थोड़े से रूल हैं। दैट इज सबसे पहले वो एटम सेंट्रल एटम होता है जिसके पास जो सबसे कम नंबर में होता है, वेरी लो अमाउंट में होता है, वेरी लो अमाउंट में होता है। दूसरा जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव का होता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। ओके, तो ये जो जरूरी है, इन दोनों को हमेशा याद रखे रहिएगा कि सेंट्रल एटम कौन होगा, जिसके पास जो कम अमाउंट में होगा और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ठीक है, और जो ज़्यादा बॉन्ड बनाने का कैपेबिलिटी रखता हो। ठीक है, कैपेबिलिटी ऑफ मेकिंग एक्स्ट्रा बॉन्ड, एक्स्ट्रा बॉन्ड यानी मोर बॉन्ड, सीधे मोर बोलना सही रहेगा यहाँ पर, एक्स्ट्रा नहीं, मोर बॉन्ड फॉर्मेशन कैपेबिलिटी। ओके, तो वो एटम सेंट्रल एटम होता है। जैसे सपोज कीजिए अगर मैं बात करूं थोड़ा आगे चल के कि H2O की बात करें, डेट इज़ H2O वाटर, है ना। तो वाटर के समय में अगर हम बात करते हैं तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव तो हमें अच्छे से पता है कि हाइड्रोजन है, लेकिन वेरी लो अमाउंट में कौन है, ऑक्सीजन है। ज़्यादा बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी किसकी है, ऑक्सीजन की है ना। तो अक्सर कर वही ज़्यादा बॉन्ड बनाते हैं या फिर वो सेंट्रल एटम होते हैं जो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये ऑक्सीजन इन दोनों हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, दैट इज इसका हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन हो गए, और ऑक्सीजन को मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि इसने अपना ये इलेक्ट्रॉन दिया, ये इलेक्ट्रॉन दिया, 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किया। वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ तो ऑक्सीजन का क्या पूरा कंप्लीट हुआ है, हाँ जी यहाँ पर पूरा कंप्लीट हुआ है। ऑक्सीजन कह रहा है कि नहीं, मेरे पास मैं जो शेयरिंग में हूँ तो मैं उसका फ़ायदा लूँगा, तो टोटल मिलाकर मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। हाइड्रोजन कह रहा है कि हाँ मेरा भी कंप्लीट है, मैंने डुप्लेट बना लिए, और ये कह रहा है हाँ मेरा भी कंप्लीट है, मैंने भी डुप्लेट बना लिए हैं, फॉर्मेशन कर लिए हैं, अब हम स्टेबल हैं। ठीक है, तो लेविस ऑक्टेट रूल हमें यही समझाने की कोशिश करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम रूल्स फॉर ड्राइंग लेविस डॉट स्ट्रक्चर। लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, रूल्स अगर आपको सीधे सीधे ऐसे लिखवाने का, याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि दरअसल हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहली बात क्या है कि हम सेंट्रल एटम लिख लें। ठीक है, अब हम सेंट्रल एटम निकालना सीख गए हैं। ठीक, तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहले सेंट्रल एटम लिखना ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड पेरीफेरल एटम को लिख लिए, पेरीफेरल एटम। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, तीसरे राउंड में क्या करेंगे कि जितने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, राइट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। ओके, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन मैंने लिख दी, अब क्या करेंगे, अब हम क्या करवाएंगे, यहाँ पर करवाएंगे हम ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, हमने क्या किया, पहले सेंट्रल एटम लिखा, पेरीफेरल एटम लिखा, और फिर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को लिख दिया, इसके बाद ऑक्टेट कंप्लीट करा देंगे। यहीं पर हमारा काम खत्म हो जाता है, डॉट स्ट्रक्चर यही है। ठीक है, और जो भी आयंस होंगे ना, आयंस को ब्रैकेट के बाहर लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे, पांचवा हम राइट आयंस
outside the bracket. ओके, राइट आयंस आउटसाइड द ब्रैकेट। अब आपको समझ में आ गया है, हम ये स्टेप लिखने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे इसको हम समझेंगे। देखिए, सपोज कीजिए कि मेरे पास ऐसा कुछ एक एटम ले लेते हैं हम, दैट इज CO2। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर लिख रहे हो तो कैसे लिखेंगे? सोचिए, मैंने कार्बन लिया, सबसे कम अमाउंट में हमारा कार्बन है, ठीक है, और इसके बाद इसका हमें क्या करना है, सारे के सारे पेरीफेरल एटम को लिख लेने हैं। तो पेरीफेरल एटम लिख लेते हैं O और यहाँ पर O, ठीक, OC हमारा सेंट्रल एटम हो गया, पेरीफेरल एटम हो गया, ठीक है। अब क्या करना था मुझे? देखिए, अब मुझे लिखना है वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं उन सारे के सारे को रिप्रेजेंट करा देना है। तो रिप्रेजेंट करा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया मेरे पास 1 2 3 4, 4 होते हैं वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, 4 मैंने रिप्रेजेंट करा दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब ऑक्सीजन को भी हम अपना रिप्रेजेंट करा देते हैं कि भाई तुम भी हो इस खेल में, तुम भी आ जाओ। तो इसने भी अपना क्या किया, दिखा दिया कि हाँ मेरे पास भी है 2 2 4 2 6, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इसने दिखा दिए। इस वाले ऑक्सीजन ने भी कहा कि हाँ मेरे पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैं भी दिखा देता हूँ। ओके, इसने भी अपना वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। अब क्या करना है हमें, अब हमें ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ये चेक करना है, ठीक है। तो देखिए क्या ऑक्टेट कंप्लीट है, देखिए क्या ऑक्टेट कंप्लीट है। तो मैं यहाँ से चेक करता हूँ, अगर मैं एक इंक ले लूँ दैट इज हियर, तो यहाँ पर देखूँ तो हमारे पास कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं, 4 और ये 4, मेरे कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। अब अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो क्या ऑक्सीजन के ऑक्टेट कंप्लीट है, चेक करते हैं। यहाँ से मैंने ऑक्सीजन को चेक कर लिया तो मेरे पास ऑक्सीजन के भी 8 कंप्लीट मिल गए और इस ऑक्सीजन के भी 8 कंप्लीट मिल गए। दैट इज अवर लेविस डॉट स्ट्रक्चर। अब अगर हम एक आयनिक की बात कर लें, एक आयंस वाले की बात कर लें, ठीक है, तो अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज कीजिए CO3 2-, ओके, CO3 2- का ले लेते हैं। तो CO3 को 2- को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फिर से हम वही काम करेंगे, पहले सेंट्रल एटम लिख लेंगे C, पेरीफेरल एटम लिख लेंगे O, ठीक है, गुड। अब क्या करेंगे, हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को दिखा देंगे। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि इसके पास 1 2 3 4 है कार्बन का, और हम इसका भी दिखा देंगे, इसका भी दिखा देंगे अगर हम, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के हो गए, और 6 होते हैं उनको भी रिप्रेजेंट करा देते हैं। तो ये बाकी के बचे 5, इसमें भी बाकी के बचे 5, इसमें भी बाकी के बचे 5। ओके, अब देखते हैं क्या हमारा ऑक्टेट कंप्लीट है। देखिए कार्बन का हमारा ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्सीजन का भी हमारा ऑक्टेट कंप्लीट है ना। मैं ड्रॉ ही कर देता हूँ, ये हो गया मेरा ऑक्सीजन का, ठीक है, ये दूसरा वाला भी मेरा हो गया। एक मिनट, यहाँ पर 2 बॉन्ड बन रहे हैं, तो यहाँ पर भी मेरा ऑक्सीजन का कंप्लीट है, इस वाले ऑक्सीजन का कंप्लीट है क्या, नहीं ना, अभी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इन दोनों को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसका ऑक्टेट इधर से कंप्लीट है, ठीक है। चलिए, और अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर दिखा देंगे 2-, ओके, 2- या माइनस दिखा सकते हैं। यहाँ पर हम जनरली माइनस लिखते हैं। समझा रहा हूँ क्या हो रहा है। अभी आपको कुछ की ऑक्टेट कंप्लीट नहीं दिखी होगी, ठीक है।
तो मैं उसे बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, इन दोनों ऑक्सीजन की ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ठीक है, तो इन्हीं दोनों ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है। ओके, इन्हीं दोनों ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है, ये समझाने की कोशिश कर रहा है। इसको हम समझेंगे फॉर्मल चार्ज की मदद से। फिलहाल अभी चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा सही है, मैंने जो भी रिप्रेजेंटेशन किया है वो सही है कि नहीं। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है ऑक्सीजन का, नो डाउट, नो टेंशन। हमारा अभी ऊपर 2 माइनस है ना, 2 माइनस ऊपर है, तो उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि बॉन्डिंग हो गई, तो बॉन्डिंग हो गई तो कार्बन के पास कहाँ है इतना, कार्बन देगा ही नहीं। तो ये है इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सबसे पहले हम कार्बन का सेंट्रल एटम का पहले ऑक्टेट कंप्लीट होना ज़रूरी है। ऑक्टेट कंप्लीट है, सबका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। अब आप कहोगे कि ये 2 ऑक्सीजन का नहीं हुआ, 2 ऑक्सीजन का इन दोनों की मदद से कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं इसे लिखूँ तो C डबल बॉन्ड O माइनस और O माइनस, यही लिखते हैं ना। तो यही है इसका। अगर मैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर को हटा दूं तो ये सारे के सारे ऐसे आते हैं, ठीक है। तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं समझ गए। सबसे पहले सेंट्रल एटम, पेरिफेरल एटम, इसके बाद वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन को लिखेंगे, इसके बाद नेगेटिव चार्ज ब्रैकेट के बाहर लगा देंगे। नाउ अब बात करते हैं थोड़ा एग्जाम्पल्स की। तो एग्जाम्पल्स तो मैंने दे ही दिए हैं यार, एग्जाम्पल्स में कुछ और भी बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ हाइपोक्लोरस एसिड का, है ना। हाइपोक्लोरस एसिड मतलब सॉरी फास्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड। ओके, तो फास्फोरस एसिड का हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। इसे कैसे लिखेंगे देखिए, H3PO3, ठीक है। तो यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन सा होगा, हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होता, हम समझ गए। फास्फोरस की बात करेंगे, फास्फोरस यहाँ पर लो अमाउंट में है, सबसे कम अमाउंट में है, और ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर फास्फोरस हमारा सेंट्रल एटम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले पेरिफेरल एटम्स को लिख लेते हैं, O O O, ठीक है, और यहाँ पर H H H, ठीक है। मैंने सारे के सारे पेरिफेरल एटम सेंट्रल एटम को लिख लिया। अब क्या करना है मुझे, अब मुझे इसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को लिख लेना है। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन फास्फोरस में कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो 5 को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 5 को रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5। ओके गुड। एक मिनट, मैंने एक जगह गलती कर दी है। यस, मेरे 5 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर हम लिखेंगे, सपोज कीजिए, अरे मैंने हटा ही दिया क्या, यस, ऑक्सीजन का यहाँ पे हो गया 1 1, 6 इसके हो गए और 6 इस ऑक्सीजन के हो गए, ठीक है। 6 इस ऑक्सीजन के हो जाएंगे और 6 और 1 इस हाइड्रोजन के पास है, 1 इस हाइड्रोजन के पास है और 1 इस हाइड्रोजन के पास है, ठीक है। अब मैंने सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें चेक करना है कि ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, ठीक है। तो ऑक्टेट की कंप्लीशन को चेक करते हैं। पहले मैं इसे अलग कलर से लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो क्या फास्फोरस का ऑक्टेट कंप्लीट है, हाँ जी। यहाँ से अगर हम चेक करें तो फास्फोरस का ऑक्टेट जो है कंप्लीट है, हो गया, ओके। अब हम ऑक्सीजन का चेक कर लेते हैं, ऑक्सीजन का कंप्लीट है कि नहीं। तो यहाँ पर चेक कीजिए, यहाँ पर इसका 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जा रहा है, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जा रहा है, इस हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट हो जा रहा है, इस हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट हो जा रहा है, देखिए, ओके। ऑक्सीजन का भी हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो जा रहा है। और अब हम बात करते हैं इस वाले ऑक्सीजन की। तो ये वाला ऑक्सीजन क्या किया, दरअसल यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया।
कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया किसके साथ, पी के साथ। पी ने इसको अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है। डोनेट किया है मतलब शेयरिंग में रखा हुआ है, कहा कि मुझे भी ज़रूरत होगी भैया, मैं पूरा नहीं डोनेट कर सकता लेकिन हाँ उससे अपना काम चला लो, ठीक है। तो ये हो गया मेरा लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। मैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर में गोला गोला नहीं करते हैं, ये गोला गोला मत करना, मैं तो बस समझाने के लिए कर रहा हूँ कि यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट है, ओके। तो इसे हम ऐसे भी दिखाते हैं, पी एच ओ एच, ये रहा कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ एच, ठीक है। तो ये रहा मेरा पूरा लेविस डॉट स्ट्रक्चर का ऐसा कुछ एग्जांपल। फास्फोरस एसिड मैंने ले लिया, ठीक है। तो अब आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। थोड़ा आगे चलते हैं, बात करते हैं अब कोवेलेंट बॉन्ड की। अब कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, दरअसल शेयरिंग हो रही होती है, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में शेयरिंग हो रही है। जैसे देखिए बोला है अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि ये म्यूचुअल शेयरिंग इम्पॉर्टेंट है। देखिए म्यूचुअल शेयरिंग होना बहुत ज़रूरी है, तभी कोई बॉन्ड आप उसे कोवेलेंट बॉन्ड कह सकते हैं, ठीक है। म्यूचुअल शेयरिंग होती है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की, दैट इज टर्म्ड एज कोवेलेंट बॉन्ड, ओके। तो कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ ऑक्टेट, मतलब इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग हो जाती है। म्यूचुअल शेयरिंग मतलब एक दूसरे को अपना इलेक्ट्रॉन देना, पर पूरी तरीके से नहीं। जैसे रूम शेयर करते हैं, है ना, रूम शेयर करते हैं तो क्या करते हैं, पूरी तरीके से दे देते हैं, नहीं, आधा आधा रखते हैं ना, ठीक है, कि तुम भी अपना काम चला लो, मैं भी अपना काम चला लेता हूँ। और यहाँ एक बहुत ही अच्छी चीज़ बोला गया है यहाँ पर, और वो चीज़ क्या बोली गई है चेक कीजिए कि एक्सेप्ट हाइड्रोजन विच कंप्लीट इट्स डुप्लेट। ये अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है, क्योंकि इसके पास ऑक्टेट रखने की जगह ही नहीं है, तो कहाँ से रखेगा, कहाँ से कंप्लीट करेगा ऑक्टेट। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ यस, ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ N2 की बात करते हैं, नाइट्रोजन की, ठीक है। तो डाई नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, तो N2 में देखिए क्या हो रहा है, N ने दूसरे N के साथ कुछ शेयरिंग की, कुछ डील किया, कॉन्ट्रैक्ट किया। और क्या डील किया, मैं इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी बनाऊंगा तो आपको बेटर होगा समझने के लिए, ठीक है। इस नाइट्रोजन ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, यानी 3 इलेक्ट्रॉन की डीलिंग कर ली, ओके जी, बढ़िया। और इस नाइट्रोजन ने भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली है, ठीक है। और बाकी के पास, इन दोनों के पास तो 2-2 इलेक्ट्रॉन हैं ही आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर हमारा 3 बॉन्ड बन गया, तो यहाँ पर हमारा N ट्रिपल बॉन्ड N ऐसे लिखते हैं। ये रहा कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब क्या, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी देखिए, यानी यहाँ पर से देखिए आप अच्छे से समझ सकते हो कि यहाँ पर नाइट्रोजन इन तीनों इलेक्ट्रॉन, यानी इन सभी के इलेक्ट्रॉन को अपने में लेकर कह रहा है कि मैं स्टेबल हूँ, और ये वाला नाइट्रोजन भी कह रहा है कि हाँ भाई मैं भी स्टेबल हूँ, है ना। एक रूम में है, ठीक है, दोनों रह रहे हैं और दोनों कह रहे हैं कि मैं स्टेबल हूँ, मैं भी स्टेबल हूँ। काहे का स्टेबल हो तुम, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि द शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन शुड हैव अपोजिट स्पिन, ओके, एंड आर लोकलाइज्ड बिटवीन 2 एटम्स कंसर्न्ड, ओके। तो देखिए दरअसल क्या होता है कि शेयर्ड पेयर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपोजिट स्पिन के होते हैं, है ना, अपोजिट स्पिन के होते हैं और लोकलाइज्ड रहते हैं दोनों एटम के बीच में। देखिए यहाँ पर दोनों के बीच में लोकलाइज्ड है ना, इन दोनों को कोई भी यूज कर सकता है, यानी ये वाला नाइट्रोजन भी यूज कर रहा है, ये वाला नाइट्रोजन भी यूज कर रहा है, लोकलाइज्ड हो जा रहे हैं, दोनों के द्वारा यूज किया जा रहा है अपना ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब यही था, और दोनों अपोजिट स्पिन के हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड मेरा ये था। आगे कुछ बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड से रिलेटेड। जैसे दिया गया है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मे बी अकर इन 3 वेज। 3 वे में शेयरिंग हो सकती है। जैसे कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो वहां पर 1 इलेक्ट्रॉन पेयर बने हैं, है ना, ये चेक कीजिए।
कि अगर दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर एक और हाइड्रोजन है, और इन दोनों की शेयरिंग करवा रहे हैं हम एक एक इलेक्ट्रॉन से। इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया और इसने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है। तो यहाँ पर कितने बॉन्ड बनेंगे? जाहिर सी बात है एक बॉन्ड बनेगा H, सिंगल बॉन्ड H, जिसे कहते हैं हम लोग सिग्मा बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, ठीक है। आगे बात करें कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर की शेयरिंग हो रही होगी। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की पेयर की शेयरिंग हुई, यहाँ पर अब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होगी। जैसे ऑक्सीजन को ले लेते हैं, डाई ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन यानी 2-2 इलेक्ट्रॉन अपना लगाएंगे। यहाँ पे 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है और यहाँ पर O डबल बॉन्ड O बन जाता है। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई? 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है ना। और कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है? तो उन्हीं को मैंने इलेक्ट्रॉन पेयर कह दिया। पेयर मतलब दोनों का जोड़ा होता है। तो यहाँ पर 2 जोड़े यानी 2 जोड़े बने हैं, दैट इज डबल बॉन्ड, है ना। डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अगर मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो जाहिर सी बात है कि 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होगी, है ना। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, जैसे हम लोगों ने नाइट्रोजन को देखा था, N और ये दूसरा वाला N, ठीक है। और ये इन्होंने 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की और ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में भी अकर इन 3 वे। 4 बॉन्ड आप नहीं देखोगे, ठीक है। 3 वे में ही होती है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग हो, या 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो, या 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो। ये शेयरिंग बताया जा रहा है। ये नहीं कहा जा रहा है कि नाइट्रोजन केवल 3 ही इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब 3 ही बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ही बना सकता है, फास्फोरस केवल ट्रिपल बॉन्ड ही बना, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो सकती है एक टाइम पे, ठीक है। मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो सकती है, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो सकती है, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन में हम लोगों ने चेक कर लिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट बात की तो ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की बात करेंगे। 1 ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट एट मोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन विद पॉजिटिव स्पिन। ओके, देखिए दरअसल कहने का मतलब क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ अकोमोडेट होते हैं, है ना, या 2 ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ आकर के लगते हैं, इंटरमिक्सिंग होते हैं, या फिर बॉन्ड बनाते हैं एक पॉजिटिव स्पिन के साथ। पॉजिटिव स्पिन का मतलब दोनों की फेज बराबर होनी चाहिए, दोनों सेम फेज में होंगे तभी जा करके ऑर्बिटल्स बनेंगे। आपको इन सब के बारे में आगे फर्दर और बताऊंगा, अभी एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ऑर्बिटल इन सेम फेज मतलब 2 फेज होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो अगर सपोज कीजिए कि ये अगर हमारा p ऑर्बिटल है तो यहाँ पर प्लस और माइनस, पहला ऊपर वाला प्लस फेज में है, नीचे वाला माइनस फेज में है, और इसको हमें मिक्स करना है, यानी किसी के साथ ओवरलैप करना है, बॉन्ड बनाना है। सपोज कीजिए S है ना, अगर S है, या फिर मान लीजिए P है, ठीक है। तो अगर S प्लस फेज का रहा तो हमारा हेड ऑन ओवरलैपिंग हो जाएगी, है ना। हेड ऑन ओवरलैपिंग मतलब प्लस प्लस ही आकर के ओवरलैप कर सकते हैं, यानी अपने में बॉन्ड बना सकते हैं, माइनस प्लस नहीं आ सकते, ठीक है। इसलिए बोला गया है एट विथ अ पॉजिटिव स्पिन, मतलब दोनों बराबर स्पीड में होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि हाफ एन ऑर्बिटल और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अनदर एटम टू कंप्लीट इट्स ऑर्बिटल। मतलब क्या कह रहा है कि वे ही ऑर्बिटल इंक्लूड होते हैं जिनमें हाफ इलेक्ट्रॉन या फुल इलेक्ट्रॉन, हाफ इलेक्ट्रॉन होगा। सपोज कीजिए कि मेरे पास अगर मैं ऑक्सीजन की एग्जांपल ले लूँ तो ऑक्सीजन के लास्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितने होते हैं? देखिए आउटर मोस्ट सेल में हमारे पास होता है हमारे में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल मिलाकर के। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखूं तो 1s2 2s2 ओके और 2p4 ओके 2p4। तो 2p4 में अगर आप चेक करो तो यहाँ पर हमारा p4 जो बन रहा है 1 2 3 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पर केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जब एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है या फिर बॉन्ड बनाता है तो उनके इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बीच में या अनपेयर्ड ऑर्बिटल या हाफ ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। ओवरलैपिंग यहाँ होती है। मैंने अपोजिट किया है, दरअसल ये स्ट्रक्चर होता नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं
इसे चेक करा रहा हूँ, ये होता है। इसे मैं बस समझाने की बात कर रहा हूँ, ऐसा मत बनाना, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा होता है, यहाँ पे इन्हीं दो इलेक्ट्रॉन्स की ओवरलैपिंग हो रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा होता है कि हाफ एन ऑर्बिटल या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल एक्सेप्ट वन फ्रॉम अनदर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। सपोज कीजिए चारों मिल जाते हैं तो कितना हो जाता, 2 2 4 2 6 और ये 2 8, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाते हैं ना। तो यहाँ पर कहने का मतलब यही था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम कुछ और कॉन्सेप्ट की। वेरिएबल वैलेंसीज इन कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड में वेरिएबल वैलेंसीज की बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे कोवलेंसी मतलब वैलेंसी कैसे कैसे अलग हो जाती है कोवलेंट बॉन्ड बनाते समय। सपोज जैसा मैंने आपको बताया था कि हर इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता, जैसे कि मैं pf5 बताया था आपको, ph3 होता है, pf5 होता है, अलग अलग हो रहा है। एक तरफ नाइट्रोजन है कि अपना कोवलेंट मतलब वेरिएबल नहीं दिखा रहा है ना, और दूसरी तरफ फास्फोरस है कि अपनी वेरिएबल कोवैलेंसी दिखा रहा है। फास्फोरस 3 इलेक्ट्रॉन भी बना 3 बॉन्ड भी बना रहा है, 5 बॉन्ड भी बना रहा है। नाइट्रोजन केवल 3 बॉन्ड बना रहा है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा नहीं बना रहा है। दरअसल ये बात क्या चल रही है, ठीक है, तो यही समझाने के लिए बोला जा रहा है कि वेरिएबल वैलेंसी इन द कोवलेंट बॉन्ड, वेरिएबल वैलेंसी आर शोन बाय द एलिमेंट विच हैव एम्प्टी ऑर्बिटल इन आउटर मोस्ट सेल, है ना। क्या कह रहा है कि वेरिएबल वैलेंसी वही शो करते हैं जिनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है आउटर मोस्ट सेल में। सपोज कीजिए यहाँ पर अगर मैं फास्फोरस की बात करूँ तो फास्फोरस एक्स्ट्रा वैलेंसी क्यों शो करता है। देखिए, फास्फोरस के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, ओके, फास्फोरस के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, इसलिए वो अपनी हाइपर वैलेंसी शो कर सकता है, वो ऑक्टेट से आगे जा सकता है। ठीक है, जब वो एक्साइटेड होता है, ठीक है, जब वो एक्साइटेड होता है। अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल प्रेजेंट ही नहीं है ना, नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल तो प्रेजेंट ही नहीं है, तो वो हाइपर वैलेंसी शो कहाँ करेगा। अब इसकी तो मजबूरी है ना। सपोज कीजिए इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 और 5, और 5 को अगर मैं तोड़ दूं 2 में तो ये हो जाएगा 1s2 और 2s2 और 2p3, ठीक है, 2p3। तो यहाँ पर केवल 3 इलेक्ट्रॉन को भरने की जगह ही है, कहाँ से डाल देगा, चौथा वाला कहाँ पे रखेगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर केवल 3 ही है। और अगर मैं फास्फोरस की बात करूँ, फास्फोरस के साथ भी ऐसा है, लेकिन यहाँ पर S, P और D तीनों होते हैं, है ना। अगर यहाँ बात करूँ तो 3s2, ओके, 3p3 एंड 3d 0 होता है। यानी हमारे पास फास्फोरस के पास हमारे पास d ऑर्बिटल प्रेजेंट है, यानी 1 2 3 4 5 और 1 2 3 और यहाँ पर S का। ग्राउंड स्टेट पर ये होता है, ग्राउंड स्टेट पर हमारे पास S में कंप्लीट होता है, P में 3 अनपेयर्ड होते हैं। लेकिन जब वही बात करते हैं एक्साइटेड स्टेट में, तो एक्साइटेड स्टेट में यही उठ करके चला जाता है यहाँ पर, और जिसकी वजह से 5 वैलेंसी शो होती है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि वेरिएबल वैलेंसी आर शोन बाय एलिमेंट विच हैव एम्प्टी ऑर्बिटल इन आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल में एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड इन द सब सेल्स ऑफ सेम सेल टू फॉर्म मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम कोवैलेंसी इज शोन इन एक्साइटेड स्टेट। मैंने बोला ना कि मैक्सिमम कोवैलेंसी तभी शो होगी जब वो एलिमेंट एक्साइटेड स्टेट में हो, है ना। ग्राउंड स्टेट में मैक्सिमम कोवैलेंसी शो नहीं हो सकती। ठीक है, जब वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है, जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ करके इसमें गया, तब जाकर के ये 5 शो करेगा, नहीं तो ये भी कहेगा 3 ही करेंगे हम। ठीक है, और क्या कह रहा है, लोन पेयर, दिस इज लोन पेयर। देखिए 1 बाय 1 मैं इसको आपको समझा चुका हूँ, आप अपने से कोरिलेट कर सकते हो। लोन पेयर हमारा यही है,
ठीक है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड इन सबसेल ऑफ सेम सेल। देखिए ऐसा नहीं है कि 3D में नहीं मिला, जैसे यहाँ पर है कि नाइट्रोजन के पास D नहीं है तो आगे वाले चौथे वाले में डाल दे, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सेम सेल में ही करेगा, ठीक है। सेम सेल में, सेम सेल मतलब ये न्यूक्लियस और इसके आसपास जितनी सेल्स होती हैं, ठीक है, तो ये केवल इसी सेल में अपना एक्साइटेशन कर सकता है। दूसरे सेल में जाने के लिए इसे एनर्जी चाहिए जो भयंकर एनर्जी देनी होगी, इन दोनों की एनर्जी गैप के बराबर की एनर्जी देनी होगी ताकि ये जंप कर सके, आगे जा सके, ठीक है। तो हमारा क्या कह रहा है, सेम सेल में एक्साइटेशन होती है टू फॉर्म मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम कोवेलेंसी इज शोन। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज़्यादा कोवेलेंसी, यानी उतनी ज़्यादा कोवेलेंसी शो होगी। जब तक फास्फोरस ग्राउंड स्टेट पे था तब तक फास्फोरस के पास कितना था, केवल 3 ही था। अब क्या है, जब से एक्साइटेड हो गया, जब से ये एकदम खुश हो गया है, उस समय से ये 5 कोवेलेंसी शो कर रहा है। देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको पूरा बना दूँ, अगर मैं इसको पूरा बना दूँ तो सपोज कीजिए यहाँ पर ये हो गया 3s का, और ये हो गया 3p का, और ये हो गया हमारा 3d का, ठीक है। यहाँ पर एक ही है, यहाँ पे 3 और यहाँ पर 5, ठीक है। अब मैं इसको इलेक्ट्रॉन को फिल कर देता हूँ। ये एक्साइटेड स्टेट के बाद है, तो इन तीनों में एक एक और यहाँ पर एक, तो कितने इलेक्ट्रॉन, कितनी कोवेलेंसी शो कर रहा है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में। देखिए यहाँ पर एक बॉन्ड इससे बना सकता है, 3 बॉन्ड इससे, और यहाँ से एक इससे, यानी 5 बॉन्ड बना सकता है भाई, कब, एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद, ठीक है। ओके, बात करते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी, ठीक है। जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, अब ऐसा है नहीं कि जब आप ग्राउंड स्टेट में बिना एनर्जी दिए हुए अपने आप इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगी, थोड़ी एनर्जी चाहिए होती है, पर एनर्जी गैप के बराबर नहीं, इन दोनों की डेल्टा ई के बराबर नहीं, थोड़ी एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो एक्साइटेशन एनर्जी होती है, जो एक्साइट कर देती है इलेक्ट्रॉन को आगे के ऑर्बिटल्स में जाने के लिए, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, थोड़ा समझते हैं क्या होती है एक्साइटेशन थियरी, ठीक है। एक्साइटेशन थियरी के बारे में पूरा समझते हैं कि दरअसल होता क्या है, क्यों शो होती है एक्साइटेशन थियरी या एक्साइटेशन किसी भी एटम की, ठीक है। तो देखिए दरअसल क्या होता है, इफ़ वी टॉक अबाउट द कार्बन, तो कार्बन में क्या होता है, कार्बन में वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे कैसे होते हैं, s के 2 होते हैं और p के 2 होते हैं, ठीक है। मतलब s के यहाँ पर अगर मैं बनाऊँ ऐसे ऐसे, तो यहाँ पर s के 2 हो गए और p के 2 हो गए, ठीक। तो यहाँ पर कितनी वैलेंसी शो करनी चाहिए, यहाँ पर जनरली इसको 2 वैलेंसी शो करनी चाहिए थी, लेकिन एम्प्टी p ऑर्बिटल है और कार्बन अपना एक्साइटेड, कार्बन अगर किसी से रिएक्शन करता है तो थोड़ा एक्साइट होकर के करता है, एक्साइटेड स्टेट में आकर के करता है, ठीक है। तो जब ये एक्साइट हो जाता है, एक्साइट होने के बाद क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा इस वाले में, यानी अब मेरा जो वैलेंसी शो होगी, अब वो 4 की वैलेंसी शो करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पर 1 है, यहाँ 2, 3 और ये 4, यानी 4 अब ये बॉन्ड बना सकता है, इसलिए वो CH4 ही बनाता है या 4 वैलेंसी शो करता है। अगर मैं वही बात करूँ ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। कैसे कैसे हैं, S के 2 हैं और P के 4, ओके। क्या D ऑर्बिटल प्रेजेंट है, नहीं है, अच्छा। और अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो मेरे पास ऐसा है और ये कुछ ऐसे है, ओके, मेरे पास ये है। अब S उठ करके इसमें से एक्साइटेशन होगा कैसे, हो सकता है क्या, कतई नहीं हो सकता। जब ऑर्बिटल ही नहीं है तो एक्साइटेशन दिखाएगा क्यों, कहाँ एक्साइट करेगा। अगर मान लो, अगर मैं कहूँ कि अच्छा एक बात बताओ, ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ कर करके इसमें नहीं जा सकता है क्या, इसमें नहीं जा सकता है, नहीं जा सकता है। यहाँ एक भूत बैठा हुआ है ना, कहेगा कि हमारे ही बराबर आ रहे हो, हम नहीं आने देंगे, ठीक है। तो ये नहीं आने देगा, रिपल्स कर देगा, ठीक है।
एकदम नहीं आने देगा, क्योंकि सेम सेम चार्ज का है, सेम चार्ज आपस में एक दूसरे को रिपल ही करते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर वो एक्साइटेशन नहीं शो करेगा। वहीं अगर मैं बात करूँ फास्फोरस की, तो फास्फोरस एक्साइटेशन शो करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल होते हैं। एम्प्टी डी ऑर्बिटल होते हैं, मतलब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल होता है क्या? नहीं होता। देखिए नाइट्रोजन के पास अभी मैंने दिखाया था कि 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, 5 इलेक्ट्रॉन किस में? एस में 2 है, पी में 3 है, ठीक है। डी है ही नहीं, तो पी में 3 है तो 3 ऐसे ही दिखाएगा ना, ओके। अब फास्फोरस की बात करें, फास्फोरस के पास भी एस में 2 है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, हम समझ रहे हैं। एस में 2 है, पी में 3 है, डी में 0 है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो एस में 2 हम दिखा देंगे, पी में 3 हम दिखा देंगे और डी में हम 0 दिखा देंगे, है ना। एस में 2, पी में 3 और डी में 0। लेकिन अगर मैं वही बात करूं एक्साइट की, जब ये एक्साइटेड स्टेट में आता है, जब हम इसे हीट करेंगे तो हीट करोगे नाइट्रोजन को तो क्या कहेगा? वो ले लेगा का? नहीं लेगा। कहाँ लेगा? इसके पास है ही नहीं कुछ लेने के लिए, किस ऑर्बिटल में लेगा ये? तो जाहिर सी बात है कि नाइट्रोजन मैक्सिमम कोवैलेंसी शो नहीं कर सकता, 3 से ज़्यादा या 4 से ज़्यादा नहीं शो करता। लेकिन यही बात करें फास्फोरस की, तो फास्फोरस शो कर सकता है। ये इलेक्ट्रॉन जंप करके के डी में चला जाएगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा, देखिए, ओके। और यहाँ पर पी में 3 होते हैं, ओके। अब यहाँ पर ये 5 कोवैलेंसी शो कर सकता है ना। अब मेन बात आती है कि ठीक है भैया, ये तो जानते हैं हम लोग, एक्साइटेशन कब शो करेगा? मेन बात ये आती है कि एक्साइटेशन शो कब करेगा, ठीक है। तो एक्साइटेशन, एक मिनट तुम अभी रुको, ओके। एक्साइटेशन शो कब करेगा? तो बात करते हैं एक्साइटेशन तब शो करेगा जब इसके साथ कोई तगड़ा अच्छा खासा एलिमेंट लगा हो जो इसको एक्साइट करने पे मजबूर कर दे। अच्छा, आपको आपके घर से बाहर कौन निकाल सकता है? सोचो ज़रा, आपको आपके घर से बाहर कौन निकाल सकता है? जाहिर सी बात है जो आपसे बड़ा हो, तगड़ा हो, बहुत स्ट्रांग हो, वही आपको घर से निकाल सकता है। जैसे मम्मी पापा कह रहे हैं बेटा निकल जाओ, तो निकलना पड़ेगा, नहीं निकलोगे तो वैसे ही उठा के फेंक देंगे, ठीक है। और अगर आपका कोई छोटा नन्ना मुन्ना आके बोले कि निकल जाओ, या आप अपने पेरेंट को जाकर के बोलो निकल जाओ, घर के बाहर जाओ, कभी जाओगे? वो तुमको उठा करके फेंक देंगे, कहेंगे हम ना जाने वाले, ठीक है। मतलब अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला आ जाता है, जो अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई एटम आ जाता है, तो जाहिर सी बात है वहाँ एक्साइटेशन होगा, वहाँ पर एक्साइटेशन मस्ट है, वहाँ होना ज़रूरी है ना। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सपोज कीजिए कि अगर मेरे पास, एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मेरे पास ऐसा कुछ रहा, लेट्स से यस, ये तो बहुत हल्का हो गया, ठीक है। मेरे पास अगर ये फास्फोरस है, फास्फोरस के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आना चाहता है, ठीक है। तो फास्फोरस के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कैसे आएगा? कब आएगा? फास्फोरस मान लो आता है तो फास्फोरस हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। सेंट्रल एटम भी यही है, हाइड्रोजन कैसे एक्साइट कर पाएगा? ये तो नन्ना मुन्ना राई है, ये तो कहेगा भैया बस दे दो, काम चला लें डुप्लेट वाला, ठीक है। तो डुप्लेट मतलब डुप्लीकेट वाले काम चला लेगा, तो ये कभी भी एक्साइट नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पर PH3 तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन PH5 एग्जिस्ट नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। अगर मैं बात करूँ मैं PF5 की, है ना, PF5 की बात करूँ तो देखिए, फास्फोरस और फ्लोरीन में ना, फास्फोरस की कुछ नहीं चलती, कुछ भी नहीं चलती, तगड़ा है, पप्पा है उसका,
इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में। ये ना हलक से हाथ डालेगा, खींच निकालेगा इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। यानी मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम आपका एक्साइटेशन करने में मजबूर कर देते हैं, वो आपको एक्साइट करवा करके ही छोड़ते हैं, है ना। आपको एक्साइट होना पड़ता है। यानी अगर हम बात करें PF3 क्या पॉसिबल है? हाँ जी पॉसिबल है। PF5 क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है PF5। ओके, PF5 पॉसिबल है। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि क्या OH2O पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। अच्छा, OF2 पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। अच्छा, OF5 पॉसिबल है क्या? अब बोलो, OF5 पॉसिबल है क्या? मैं थोड़ा सा ना इसे इरेज करता हूँ, इसे मैं इरेज कर रहा हूँ ताकि मैं थोड़ा सा लिख पाऊँ, ठीक है। ओके, क्या OF5 पॉसिबल है? होना चाहिए था, क्यों नहीं है? सोचो, मैं बता देता हूं कि OF2 पॉसिबल है लेकिन OF5 पॉसिबल नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों? यहाँ तो ऑक्सीजन की तुलना में फ्लोरीन के पास ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है ना, ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है वो उससे। वो तो इलेक्ट्रॉन को हाथ डाल के बाहर निकाल देना चाहिए, उसे एक्साइट करा देना चाहिए, क्यों नहीं करवा पाया? ऑक्सीजन कहता है ना कि मार लो, निकाल लो इलेक्ट्रॉन, लेकिन निकाल के रखोगे कहाँ? मेरे पास तो d ऑर्बिटल है ही नहीं, मेरे पास d ऑर्बिटल तो है ही नहीं, कहाँ निकाल के रखोगे भाई, है ना। तो जाहिर सी बात है, बिकॉज ऑफ नो अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्टी d ऑर्बिटल, therefore there is no presence और no existence of OF5। समझ में आया? समझ गए? अमेजिंग है ना। मतलब क्या कि हाँ ठीक है, तुम पापा हो मेरे से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, लेकिन कहाँ निकाल के रखोगे कहाँ, है ना। ये वजह होती है, ठीक है। अगर मैं वही बात करूँ, आप लोगों ने बहुत ही बेहतरीन, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, XE के कंपाउंड, जेनॉन के कंपाउंड, है ना। तो जेनॉन के कंपाउंड में आप लोगों ने देखा होगा O और F, ये दो ऐसे होते हैं जो इसको एक्साइटेशन करने पे मजबूर कर देते हैं, है ना। ऑक्सीजन और फ्लोरीन दो ऐसे एटम हैं जो जेनॉन को एक्साइट करने पे मजबूर कर देते हैं। यानी XeF6 पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। XeO6 क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? इसलिए पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस हो जा रहा है। अरे उतना बल्कि ग्रुप लग जा रहा है, 8 ऑक्सीजन Xe के ऊपर जान ले लेगा, ठीक है। इसलिए केवल XeO4 पॉसिबल होता है, ठीक है। XeO4 ही पॉसिबल होता है, 8 पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए XeO4 फर्दर रिएक्शन में जा सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ XeF8, ओके, XeF8 पॉसिबल है क्या? नहीं, हाँ पॉसिबल है, ये XeF8 पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि कि फ्लोरीन इतू सा होता है, ठीक है, इतू सा ठीक है। तो आहिस्ते से आराम से 8 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना सकता है। कितने हो गए? 7 हुए, 8। ऐसे से 8 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना सकता है, लेकिन O के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता 8, क्योंकि मेजर यानी बल्कि ग्रुप हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बल्कि ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल जो कि अक्सर कर पूछा जाता है, वो आपसे पूछता हूँ, क्या ICl7 पॉसिबल है? हाँ जी पॉसिबल है। यहाँ पर तो I इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के मामले में Cl से कम होता है, फिर भी पॉसिबल है कि नहीं है? तो मैं बता दूं पॉसिबल ही नहीं है। क्यों से कि बल्कीनेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ICl7 पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो अब आई होप आप समझ गए होंगे कि एक्साइटेशन थ्योरी क्या कहना चाहती है। हमेशा याद रखना, अगर किसी एलिमेंट के साथ
हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा है तो एक्साइटेशन एनर्जी एक्साइटेशन होगा, लेकिन अगर लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एटम लगा है तो कभी भी एक्साइटेशन नहीं हो सकता, कभी भी एक्साइटेशन नहीं हो सकता। जैसे अगर मैं बात करूं कि जैसे किसका एग्जांपल ले सकते हैं, अगर हम किसी का भी ले लो, सबका तो ले ही चुका हूँ, कोई बात नहीं, छोड़ो, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आप चेक कर लो तो यहाँ पर उतना ज़्यादा एक्साइटेशन आपको दिक्कत नहीं करने वाली है। अब आप एक्साइटेशन थियरी समझ चुके होंगे, कौन सा एक्साइट करेगा, कब एक्साइटेशन स्टेट से होता है। नहीं तो मैंने अक्सर देखा है हर बार बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब एक्साइटेशन होगा, यार सबको रटते फिरेंगे क्या, ठीक है। तो वही एक्साइटेशन शो करेगा जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, बात करते हैं कुछ सब सेल्स की, है ना, जो कि बहुत ज़रूरी है। सब सेल्स मैंने ज़्यादा लिख दिया क्या, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। सब सेल्स की अगर हम बात कर लें थोड़ा, तो क्योंकि ये आगे जाकर के यूज होने वाले हैं, हर जगह यूज होने वाले हैं, तो इनका थोड़ा सा नॉलेज बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एस सब सेल की बात करते हैं, ठीक है। एस सब सेल की बात करें तो एस सब सेल स्फेरिकल शेप के होते हैं, ठीक है, गोला, और इनके में एक न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। ये गोले मतलब स्फेरिकल शेप के होते हैं, इनका कोई शेप नहीं होता है, ठीक है। ये इनका कोई शेप नहीं होता है, किसी भी डायरेक्शन में अपना बॉन्डिंग कर सकते हैं, ओवरलैपिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो एस सब सेल के बारे में ये बात होती है। दूसरा क्या, अगर हम फेजियल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, फेजियल रिप्रेजेंटेशन क्या, हर ऑर्बिटल के पास अपना एक वेव फंक्शन होता है। वेव फंक्शन मतलब ऐसा कुछ, ये ओके, यहाँ पर रहेगा, ऊपर रहेगा तो प्लस, नीचे रहेगा तो माइनस, ठीक है। तो चूंकि ये स्फेरिकल शेप का होता है, ठीक है, तो ये नॉन डायरेक्शनल होता है। क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल, ओके। नॉन डायरेक्शनल होने की वजह से ये दोनों फेस शो करता है, या तो अगर प्लस करेगा तो टोटल प्लस करेगा, है ना, टोटल पॉजिटिव फेस में रहेगा, या टोटल निगेटिव फेस में रहेगा। लेट मी टेल यू वन थिंग, कभी भी इस भ्रम में मत रहना कि ये चार्ज है। मैं पहले बता देता हूं कि ये चार्ज नहीं है, दिस इज नॉट चार्ज। ये चार्ज नहीं है, ये फेज है, ठीक है। फेज मतलब ये यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, ये चार्ज नहीं है, ठीक है, ये चार्ज नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर एस सब सेल के बारे में समझ गए, ये स्फेरिकल शेप का होता है। मैं लिख देता हूँ स्फेरिकल शेप, और नॉन डायरेक्शनल होते हैं, ठीक है, नॉन डायरेक्शनल होते हैं। फेजियल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो दोनों या तो प्लस होंगे या तो माइनस, टोटल कंप्लीटली प्लस होते हैं या तो कंप्लीटली माइनस होते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला था कि सेम फेज में होना चाहिए, मैंने बोला था ना उधर कि सेम फेज में होना चाहिए। अगर सेम फेज नहीं रहा, सेम स्पिन नहीं रहा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना, तब बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ा आगे पी ब्लॉक की, ओके। पी सब सेल की बात कर लेते हैं, मेरा फेवरेट, ओके। तो पी सब सेल की बात करते हैं, तो पी सब सेल में क्या होता है, ये ये डंबल शेप के होते हैं। डंबल शेप मतलब ऐसा, कभी जिम में गए हो, जिम जाना तो पता चलेगा, ठीक है। तो ये डंबल शेप के होते हैं और डायरेक्शनल होते हैं, ये यूनी डायरेक्शनल होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। डंबल शेप होता है, ओके, डंबल्ड शेप होता है, ठीक है। तो अब आप समझ गए हो। अगर हम फेजियल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, यूनी डायरेक्शनल की सबसे पहले समझ लेते हैं। यूनी डायरेक्शनल मतलब किसी एक डायरेक्शन में होते हैं। एस सब सेल स्फेरिकल है ना, गोला, सर्कल नहीं, गोला, गोला मतलब 3D, है ना। एस सब सेल को मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ, यस। यहाँ पर अगर आप चेक कीजिए, तो अगर मैं इसे ऐसे दिखाऊँ, दिस इज एस, ओके, तो हमारा जो तीनों के तीनों ग्राफियल या फिर डायमेंशंस होती हैं, उसको मैं कंसिडर करता हूँ ऐसा, ऐसा और ऐसा,
यानी ये तीनों को कवर कर रहा है ना, ये तीनों को कवर कर रहा है। देखिए ये तीनों को कवर कर रहा है, यानी इसमें तीनों डायरेक्शंस होती हैं, है ना, एक्स वाई और जेड तीनों डायरेक्शंस होती हैं। यानी ये किसी भी डायरेक्शन, ये नॉन डायरेक्शनल होता है ना, ये नॉन डायरेक्शनल होता है, ये एक्स वाई एंड जेड, इसलिए इसे बोलते हैं नॉन डायरेक्शनल। इसमें कहीं पे भी चल जाओ, किसी भी में, ठीक है। अगर हम वही बात करें पी ऑर्बिटल्स की, यस, तो पी ऑर्बिटल्स की बात कर रहे थे, तो ये यूनी डायरेक्शनल होते हैं। यूनी डायरेक्शनल मतलब अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, यस, तो ये रहा, या तो ये एक्स में रहेगा, एक्स में, या तो वाई में रहेगा, और या तो जेड में रहेगा, ठीक है। ये रहा वाई में, ये रहा जेड में, और ये रहा एक्स में। ओके, तो ये कर देते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है। ओके ओके, तो ये हमारे पास तीन होते हैं, दैट इज पी एक्स, पी वाई और पी जेड, सॉरी पी वाई और पी जेड। मतलब ये एक डायरेक्शन में है, हमारे पास तीन डायरेक्शंस होती हैं ना। ये देखो, यहाँ से वाई, यहाँ से जेड निकल गया, ये एक्स में है केवल, है ना, वाई और ये जेड। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे एक्स और यहाँ पे जेड निकल गया, ठीक है, और ये केवल अपने वाई एक्सिस में है, ठीक। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे जेड एक्सिस है और यहाँ पे एक्स और यहाँ से वाई निकल गया, तो केवल एक डायरेक्शन में है ना, केवल एक डायरेक्शन में, या तो एक्स में है, या तो वाई में है, या फिर जेड में है। डबल शेप के होते हैं, ठीक है। फेजल रिप्रेजेंटेशन की बात कर लें तो इनके पास दो फेज होता है, दैट इज फेजल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, फेजियल रिप्रेजेंटेशन। इनके पास दो फेज होता है, ओके, एक प्लस में जाता है और एक माइनस में जाता है। देखिए, ऊपर वाला प्लस, नीचे वाला माइनस, ओके, ये होता है हमारा फेजियल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ओके, नाउ सबकी यही होता है, यानी यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस, ओके। अब आपको समझ में आ गया होगा पी शेल के बारे में। इसका आगे यूज़ है, बताऊंगा कैसे। अब बात करते हैं मोस्ट प्रोविलेंट डी सबसेल के बारे में। डी सबसेल आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक्साइटेशन थियोरी में कौन दांची आ रहा था? डी, है ना। जब ऑर्बिटल थे ही नहीं तो कहाँ से एक्साइट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर डी सबसेल को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसका आगे यूज़ होना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जैसे हम बात करें डी सबसेल के बारे में, तो डी सबसेल सबसे पहली बात डबल डम्बल्ड होते हैं। या पढ़ चुके होंगे, डबल डम्बल्ड होते हैं। डबल डम्बल्ड मतलब, यहाँ पर मैं शेप ड्रॉ कर देता हूँ, ये कुछ ऐसा होता है, ओके। ये डी सबसेल, दो डंबल्स, है ना, दो डंबल्स मिलकर के एक डी सबसेल का फॉर्मेशन करते हैं, डबल डम्बल्ड होते हैं, ओके। सबसे पहली बात। दूसरी बात, डायरेक्शनल होते हैं, ओके। और तीसरी बात, अगर मैं इसकी फेजियल रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, ठीक है, तो फेजियल रिप्रेजेंटेशन हमारा दो फेज में होता है। देखिए, प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो ये होता है हमारा फेज का, ठीक है। तो अब हम समझ लेते हैं थोड़ा इसका, कितने टाइप के डी सबसेल्स होते हैं। अगर मैंने बोला डायरेक्शनल है ना, तो कौन कौन सा डायरेक्शनल? डबल डम्बल है, ठीक है। तो आइए आपको हम इसका समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाता है मेरा एक्सियल। एक्सियल मतलब क्या? देखिए, एक्सिस के रिलेवेंट बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो जाएगा ऐसा कुछ,
ओके, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं दूसरे वाले की। दूसरे वाले की बात करेंगे तो यहाँ पर जेड में हो जाएगा एक, दिखाता हूँ, यस, ये हो गया मेरा जेड का, और यहाँ पे मेरा ये हो गया डी जेड स्क्वायर। अच्छा, डी जेड स्क्वायर कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, इसके बारे में मैं डिटेल में चर्चा करूँगा कि इसके दरअसल बात क्या होती है, डी जेड स्क्वायर क्यों बना, कैसे बना, ठीक है। इसके बारे में मैं आगे बात करूँगा आपसे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं ज़रा तीसरे की, नॉन एक्सियल के बारे में। नॉन एक्सियल मतलब जो एक्सियल पोजीशन पर नहीं होते हैं, नॉन एक्सियल। नॉन एक्सियल में देखिए, सबसे पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ अपने डायमेंशंस, ठीक है। तो डायमेंशंस की बात करें तो यहाँ पर हो गया मेरा एक्स वाई वाई जेड, और ये हो गया मेरे जेड, और ये हो गया एक्स, ओके। तो मेरे पास एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, ठीक है। तो चलिए चेक कर लेते हैं हम इसके बारे में। ये हो गए एक्स और वाई में, ये हो गया डी एक्स वाई। देखिए, नॉन एक्सियल क्यों बोला, क्योंकि ये एक्सियल पोजीशन पर नहीं है, है ना, दोनों कॉम्बिनेशन के बीच में है, ठीक है। अच्छा, अगर यही बात करूँ दूसरे वाले की, तो दूसरे वाले में देखिए डी वाई जेड को हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, और यही डी जेड को भी ड्रॉ कर लेते हैं, डी जेड एक्स को, ओके ओके। तो ये हो गया डी वाई जेड और डी जेड एक्स। मज़ेदार बात क्या है, अब समझाता हूँ। हमारे पास 5 तरीके के डी ऑर्बिटल्स होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, दैट इज़ नॉन एक्सियल। और वहीं अगर मैं बात करूँ तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ओके, 5 होते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा कि क्यों नहीं डी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर हो जाता, क्यों नहीं डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता? ये भी तो सोचने वाली बात है, ये क्यों नहीं बन सकता है, ओके। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आगे के लेक्चर्स में पहचानेंगे आखिर क्यों होता है ये ऐसा, क्योंकि आई होप ये आपके लिए अभी इतना समझना बेटर होगा क्योंकि कि ज़्यादा खाओ उतना जितना पचा पाओ, ठीक है। तो यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे अगले लेक्चर में कि दरअसल डी एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर क्यों नहीं होता, डी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर क्यों नहीं होता, ठीक है। दरअसल ये क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये वाले सब एग्जिस्ट क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको फेजल रिप्रेजेंटेशन भी समझ में आ गया है। फेजल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे दिखाएंगे, फेजल रिप्रेजेंटेशन हम दिखा देंगे यहाँ पे ऊपर प्लस, इन दोनों में प्लस होता है, बगल बगल में माइनस होता है, ठीक है। ऊपर नीचे वाले प्लस होते हैं, बगल बगल वाले माइनस होते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये हमें समझना था। SPD का हमें आगे बहुत यूज़ करना है, क्योंकि जब हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, ओवरलैपिंग पढ़ेंगे, वेस्पर थियरी पढ़ेंगे, वैलेंस बॉन्ड थियरी पढ़ेंगे, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बहुत सारी ज़रूरत है इसमें, ठीक है। तो अभी DF सब सेल में आगे क्या होने वाला है मैंने आपको बता दिया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है कि ये क्यों नहीं हो रहा है ना, और क्या क्या बॉन्डेड होते हैं, कैसे कैसे ओवरलैपिंग होती है, आगे के लेक्चर्स में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। टुडे इतना बहुत है आप लोगों के लिए। सो आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड एंड एंजॉय दिस सेशन। थैंक यू।